नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब सास ने बहू को आगे पढ़ने और नौकरी करने से रोका तो बहू बेटे ने मिलकर किया ऐसा काम कि सास की अकल ठिकाने आ गई। ये क्या पीसीएल लगा रखा है? आखिर ये पीसीएस होता क्या है? मनोरमा जी ने अपने कपड़ों की अलमारी खोलते हुए कहा। माँ, क्या आप इतना भी नहीं जानती? पीसीएस का मतलब होता है प्रोविनेशनल सिविल सर्विसेज, यानी राज्य सिविल सेवा। सरिता ने उनके पास जाते हुए कहा। हाँ होता होगा, मगर उससे हमें क्या? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अभी इन सब बातों का बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास। कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। पर माँ, मेरी बात तो सुनो। मैं कई दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रही थी और मैंने आपको और पापा को बिना बताए इस पीसीएस परीक्षा की तैयारी भी कर ली थी और परीक्षा भी दे दी। अब 2-3 महीनों में मुख्य परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। बस कुछ दिनों की ही तो बात है। तब तक क्या आप ये शादी वाला मैटर टाल नहीं सकती हैं? सरिता ने अपनी माँ का आंचल पकड़ते हुए कहा। क्या क्या कहा? फिर से रिश्ते की बात टाल दूं? अपने पापा के स्वभाव को भूल गए हो क्या? बड़ी मुश्किल से तुम्हारी इंजीनियरिंग के लिए बनाया था मैंने उन्हें, और तुम होगी एक और नया बखेड़ा खड़े करने पर तुली हो। मनोरमा जी ने एक सुंदर साड़ी को अलमारी से बाहर निकालते हुए कहा, फिर अपनी बेटी को और देकर आगे कहा। वैसे बिना सोची समझी क्या जरूरत थी तुम्हें ये कदम उठाने की? और क्या करोगे तुम ये सिविल सेवा की परीक्षा देकर? लड़की वालों को बस पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, नौकरी करने वाली नहीं। माँ, क्या आप एक बार शांति से बैठकर मेरी बात पूरी सुनोगे प्लीज? अपनी इकलौती और प्यारी बेटी को गुहार लगाते देख मनोरमा जी ने अपने हाथ का काम साइड में रखा और बिस्तर पर बैठते हुए कहा। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी सारी बातें अच्छे से सुनूंगी, लेकिन ये ना समझना कि इस बार मैं तुम्हारे पापा के पास जाकर तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगी, ठीक है ना? और के स्वभाव तो तुम जानती हो। ऊपर से आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मैं नहीं चाहती कि घर में फिर से कोई बवाल हो। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब सुनिए तो, राज्य सिविल सेवा की परीक्षा होती है ना, या कोई मामूली परीक्षा नहीं होती है। माँ, आप नहीं जानती, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। राज्य सिविल सेवा की नौकरी को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी प्रतिष्ठित प्रशासनिक नौकरी माना जाता है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवार को नियुक्त सीधे राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। यही नहीं, पीसीएस अधिकारी का कार्य जिले में कानून व्यवस्था और राज्य सब प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखना भी होता है। क्या जानती हैं, इस नौकरी में मुझे कलेक्टर बनने का मौका भी मिल सकता है। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपकी बेटी कलेक्टर बनेगी तो? सरिता ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा। सरिता की बातें सुन 2 पल के लिए मनोरमा जी अपनी बेटी के सपनों में खो गई। अचानक अपने ख्यालों से बाहर आकर उन्होंने कहा, देखो सरिता, तुम अपनी इन चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे तो मना सकती हो, लेकिन तुम्हारे पापा की गारंटी मैं नहीं लेती। फिर भी कोई अच्छा सा मौका देखकर मैं आज तुम्हारे पापा से बात करने की कोशिश करूंगी। हाँ, लेकिन कल तुम्हें लड़के वालों से मिलना ही होगा, उसमें कोई ना नुको नहीं चलेगी। ओ माँ, मेरी प्यारी माँ, थैंक यू सो मच माँ। आपको पता है, आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। सरिता ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा। अच्छा, अब ज़रा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, चलो हटो, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर मनोरमा जी फिर से काम में व्यस्त हो गई। 26 वर्षीय सरिता बचपन से ही एक प्रतिभाशाली छात्रा थी। हमेशा से ही बड़े बड़े सपने देखने वाली, घर में सभी की प्यारी थी, लेकिन उसके पापा सख्त मिजाज के थे। ऐसा नहीं था कि वे अपनी बेटी से प्यार नहीं करते थे, मैं तो बस इतना चाहते थे कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर अपनी शादी कर
बेटी को अपने ससुराल वालों की सेवा करनी चाहिए। उनके सख्त स्वभाव के कारण ही कई बार सरिता ने अपनी इच्छाओं को अपने मन में ही दबा कर रखा था। वह तो हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहती थी, लेकिन पापा के आगे उसकी एक ना चलती थी। थक हार कर उसे हर बार अपनी माँ का सहारा लेना पड़ता था। मनोरमा जी की तरह उसे भी अच्छे से याद था कि अगर आगरा के शहर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसे अपने पापा से कितनी मिन्नतें करनी पड़ी थी। बहुत बहस के बाद तय हुआ था कि जैसे ही सरिता का इंजीनियरिंग पूरा होगा वैसे ही कोई अपनी हैसियत के अनुसार लड़का ढूंढ कर उसकी शादी करवा दी जाएगी। उस समय सरिता के पास हामी भरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन सिविल सर्विसेज में नौकरी के सपने उसे रातों को सोने नहीं देते थे। सोते जागते हर वक्त उसे यही ख्याल आता था कि किसी भी तरह से उसे सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। लाख कोशिशों के बावजूद उसने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। आखिरकार एक दिन उसने निश्चय कर ही लिया कि चाहे जो हो जाए वह इंजीनियरिंग के साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा की भी तैयारी करेगी। समय बीतता गया और सरिता ने अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में डुबो दिया। 3 वर्षों के बाद उसका कॉलेज में ही कैंप सिलेक्शन भी हो गया। मुंबई की एक प्रतिष्ठित कंपनी ने उसे कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही नौकरी का ऑफर लेटर भी दे दिया। उसका ये ऑफर लेटर देखकर उसकी माँ पापा खुश तो हुए थे, लेकिन साथ ही पापा ये कहना भी नहीं भूले थे कि पढ़ाई खत्म होने में अभी तो पूरा 1 साल बाकी है। इस बीच अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल गया तो क्या जरूरत है मुंबई जाकर धक्के खाने की। सरिता को अपने पापा की बात का बुरा नहीं लगा था। वह जानती थी वह बस थोड़े से सख्त थे, लेकिन उनकी सख्ती में भी उनका प्यार छुपा था। कैंप सिलेक्शन से वो खुश तो थी, मगर उसका मन अभी भी कहीं सिविल सेवा की नौकरी में अटका पड़ा था। उसने दिलो जान लगाकर पीसीएस की तैयारी शुरू कर दी थी। वह जानती थी इस परीक्षा की अर्जियां वर्ष 2 वर्ष में आती हैं, साथ ही परीक्षा पूरी होने में भी वर्षों लग जाएंगे। उसके लिए तो परीक्षा देना और प्रथम प्रयास में ही इसे पूरा करना जरूरी था। उसके लिए तो ये एक जंग थी। वह जानती थी कोई दूसरा मौका उसे नहीं मिलने वाला है। उसने खूब मेहनत की और किसी तरह परीक्षा में बैठ भी गई। बस अब उसे इंतज़ार था परीक्षा के परिणामों का। इस सब के बीच वही हुआ जो सरिता नहीं चाहती थी। जैसे ही उसने इंजीनियरिंग की पूरी की, उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता सरिता के घर आ गया। लड़के वालों ने अब सरिता से मिलने की इच्छा जताई, इसलिए वह घर आना चाहती थी। बस यही वजह थी कि सरिता अपनी माँ को मना रही थी कि किसी तरह से कुछ महीनों तक इस शादी वाली बात को टाल दिया जाए। उसने अपनी गुहार लगा दी थी। अब सब कुछ मनोरमा जी के हाथों में था कि कैसे वह इतनी बड़ी बात को अपनी पति से कहें। उसी रात खाने के बाद मनोरमा जी ने अपने पति प्रभाकर जी के साथ बाहर टहल रही थी, तो उन्होंने सरिता के पीसीएस की परीक्षा के बारे में उनको बताया। पहले तो वह काफ़ी गुस्सा हुए और बोले, तुम्हारे लाड प्यार ने ही उसे बिगाड़ दिया है। तुम दोनों की जिद की वजह से ही मैंने उसे इंजीनियरिंग की करने की इजाज़त दी थी, मगर अब उसकी हिम्मत देखो। सिविल सर्विस में नौकरी कोई आसान बात है क्या? वर्षों लग जाते हैं इसमें, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। और तुम समझती क्यों नहीं? बेटी जितनी जल्दी अपने घर को जाए उतना अच्छा है। ज़माना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपकी बात मैं समझती हूँ, लेकिन आप भी तो देखिए, हमारी बेटी में हुनर है, उसकी प्रतिभा की हमें कद्र करनी चाहिए। मनोरमा जी ने भी आगे कहा, मैंने कब कहा है कि हमारी बेटी प्रतिभाशाली नहीं है? वह तो नाज है मेरा। मैं क्या उसका दुश्मन हूँ? मैं ये सब उसके भले के लिए कर रहा हूँ, प्रभाकर जी ने कहा। काफ़ी देर तक दोनों के बीच अपनी बेटी के भविष्य को लेकर के बातें होती रही।
हर संभव कोशिश के बाद भी सरिता की माँ उसके बाबा को समझा ना सकी। प्रभाकर जी ने कहा, पीसीएस के परिणाम कब तक आएंगे पता नहीं, ऐसी परीक्षा का कोई भरोसा नहीं होता है। इतना अच्छा रिश्ता आया है, फिर ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा। लड़का और घर परिवार दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मान लो अगर सरिता ने परीक्षा पास भी कर ली और उनका चयन साक्षात्कार के लिए भी हो जाता है तो शादी के बाद साक्षात्कार दे देगी, इसमें क्या बड़ी बात है। उनकी बात सुनकर मनोरमा जी ने कहा, लेकिन उस वक्त अगर उसकी ससुराल वालों ने उसका साथ नहीं दिया तो तुम तो अभी से उसके ससुराल वालों में नुक्स निकाल रही हो। मुझे वह तो लोग वैसे नहीं लगते हैं, उनकी खुद की भी तो एक बेटी है और फिर लड़का भी तो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है। और ऐसी परीक्षाओं में फिर साक्षात्कार में बहुत वक्त निकल जाता है, इतना समय नहीं है हमारे पास। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, उम्र बढ़ने के बाद फिर हमारी बेटी को अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। अब बस बहुत हुआ, अब इस बारे में मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम सरिता से कहना कल तैयार रहे, कल लड़के वाले आ रहे हैं और अच्छे से समझा देना, उनके सामने कोई आलतू पालतू बात ना करी। प्रभाकर जी ने अपनी बात कहकर अपना फैसला सुना दिया। जब सरिता को इस बात का पता चला तो उसका दिल टूट गया। न जाने क्यों उसे उम्मीद थी कि इस बार पापा उसकी बात मान जाएंगे। वह अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद कर लाइट बंद करके आंखों में आंसू लिए अपने बिस्तर पर लेट गई। देर रात तक रोते रोते कब नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन के सारे काम वह किसी रोबोट की तरह ही यंत्रवत किए जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस जैसा उसकी माँ उससे कहती जा रही थी वैसा वैसा वो करती जा रही थी। शाम को ठीक 5 बजे लड़की वालों का घर में आगमन हुआ। मनोरमा जी ने सबका स्वागत कर उन्हें बैठने के लिए कहा। उसके बाद बाकी औपचारिकताएं अपने आप होती रही। लड़के का नाम सचिन था। सरिता ने चाय देते वक्त सचिन की ओर देखा। देखने में वह खूबसूरत था, साथ ही सुलझा हुआ भी नजर आ रहा था। तभी सचिन की माँ ने कहा, हम लोग तो आते वक्त और भी रिश्तेदारों को लेकर आने वाले थे, लेकिन सचिन माना नहीं। कहने लगा कहीं आप लोग असहज ना महसूस करें। उनकी बातों से सचिन की समझदारी साफ झलक रही थी। थोड़ी देर दोनों परिवार वालों की बातचीत होती रही। कुछ देर बाद सरिता और सचिन को एक दूसरे से बात करने के लिए भेज दिया गया। जैसा कि होता है, वैसे तो दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ बातें परिवार वालों से पहले ही पता कर चुके थे। फिर भी सचिन ने सरिता की कई सवाल पूछे, जिसके जवाब में सरिता ने बहुत अच्छे से दिया। सचिन का अच्छा स्वभाव और उसकी सुलझी हुई बातें सुनकर सरिता ने हिम्मत कर बातों ही बातों में उससे पूछा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए ना, हमें तो यहाँ बात करने के लिए तो अलग बिठाया गया है। वैसे भी कब से बस मैं ही आपसे सवाल पूछे जा रहा हूँ, आपने तो कुछ पूछा ही नहीं है। सचिन की बात सुनकर सरिता ने आगे पूछा, अगर आपकी होने वाली पत्नी का सिविल सर्विसेज में चयन हो जाए तो आप क्या करेंगे? सरिता का सवाल सुनकर सचिन ने एक जोरदार ठहाका लगाया और वह अपनी जगह से उठकर कुछ कदम इधर उधर टहलने लगा। क्या हुआ? क्या मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया? आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? सरिता ने भी अपनी जगह से उठते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही हंस रहा था। दरअसल मुझे ये सोचकर हंसी आ रही थी कि इतने ऊंचे पद पर आसीन कोई लड़की मुझ जैसी मामूली सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी क्यों करेगी? मैं जानता हूँ सिविल सर्विसेज की नौकरी पाने के लिए बहुत से प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे आपने सवाल पूछा है तो मैं बता देता हूँ, अगर मेरी होने वाली पत्नी का सच में राज्य सेवा में चयन हो जाता है तो मुझे बहुत गर्व होगा उस पर। क्या सच कह रहे हैं आप? सरिता ने सचिन की आंखों में झांक कर पूछा। हाँ सच में,
और इतना ही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि उसको अपनी नौकरी की वजह से किसी एक राज्य में जाकर रहना पड़ेगा। ऐसे में मुझे या तो अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी या वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी तो कहीं से भी हो सकती है, घर से भी, लेकिन राज्य सेवा तो किसी एक राज्य में रहकर ही हो पाएगी। ऐसे में अगर मैंने उसे अपना जीवन साथी चुना है तो मैं उसका साथ दूंगा, जरूरत पड़ी तो घर भी संभाल लूंगा। सचिन की बातें सुनकर सरिता की होठों पर मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता देख सचिन ने पूछा, मगर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? आपने तो इंजीनियरिंग किया है और मैंने सुना है आपको कब तक कैंप सिलेक्शन भी हो गया था। उसके बाद सरिता ने सचिन को अपना वह हर सपना कह सुनाया जिसे वह बचपन से देखती आ रही थी। उसकी बातें सुनकर सचिन ने कहा, मैं नहीं जानता था कि मैं इतनी प्रभावशाली लड़की को देखने आया हूँ। अगर आपको मैंने जीवन साथी के रूप में पा लिया तो मुझे सच में बहुत गर्व होगा। सरिता ने कुछ कहा नहीं, वह बस मुस्कुराती। उसकी वह खिलखिलाती हंसी सब कुछ बयान कर रही थी। बातचीत के अंत में सचिन ने सरिता से कहा, अगर आपके पापा को ये बात पसंद नहीं आई तो अच्छा होगा। फिलहाल जब तक परीक्षा का रिजल्ट ना आए तब तक आप उनसे इस बारे में कोई बात ना करें। ना ही मैं अपने पिता और माता से इस बारे में कोई जिक्र करूँगा। मेरे माता पिता को तो बस एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए और कुछ नहीं। हो सकता है कि अभी इस समय उन्हें ये बात पसंद ना आए। सरिता को उसका कहना सही लगा। सचिन की बातों ने उसको निश्चित कर दिया कि इससे अच्छा जीवन साथी उसे और कोई नहीं मिल सकता। 4 महीने के भीतर ही दोनों के घर वालों ने उन दोनों की शादी करवा दी। क्योंकि सचिन की नौकरी हैदराबाद में थी तो दोनों शादी के बाद वहीं सेटल हो गए। सरिता को अपने सास ससुर के साथ रहने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। उसके अपने माता पिता की तरह उसके सास ससुर भी एक बड़े शहर में रहते थे। उन लोगों के साथ तो बस फ़ोन पर ही बात हो जाती थी। उन दोनों को हैदराबाद आए हुए बस कुछ ही दिन गुजरे थे और सरिता का पीसीएस में चयन हो गया। उसके अगली साक्षात्कार के लिए चयन हो चुका था। अब सरिता बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी खुशी में सचिन भी खुश था। खुशी से चहकते हुए सरिता ने सचिन से कहा, मैं अभी मम्मी और पापा जी को फ़ोन करके अपने रिजल्ट के बारे में बताती हूँ। वे लोग भी बहुत खुश होंगे ना। तभी सचिन ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों नहीं? उन्हें तो बताना ही पड़ेगा ना। और फिर उनकी बहू की उपलब्धि जानकर उन्हें खुशी होगी। सरिता ने सहजता से कहा, होगी खुशी तो होगी ही, बिल्कुल बिल्कुल होगी। लेकिन जब तुम अंतिम रूप से चयनित हो जाओ तब हम बताएंगे नहीं तो अभी से वह लोग तुमसे उम्मीद लगा बैठेंगे और अगर उम्मीद टूट गई तो उन्हें बुरा लगेगा ना, सचिन ने कहा। उस वक्त सरिता अपनी खुशियों में इतनी मगन थी कि उसने इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। उसे अपने पति की बात सही लग रही थी। सचिन ने अपनी बातों से सरिता को बहला तो दिया था, मगर एक बात उसे परेशान कर रही थी। वह खुद भी इतनी बड़ी बात को अपने माता पिता से छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन वह जानता था उसके माता पिता चाहे कितनी भी प्रगतिशील होने की बात कहें, वह लोग कितना भी कह लें कि उन्हें पढ़ी लिखी बहू चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें ये कभी मानने नहीं होगा कि उनकी बहू के लिए बेटा अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दे या फिर घर के काम करे। अभी से घर में कोई तनावपूर्ण वातावरण ना बन जाए, यही सोचकर उसने सरिता को बात करने से रोक दिया था। आखिर सचिन को डर था कि अगर अभी उसके माता पिता को सरिता के चयन के बारे में पता चल जाएगा तो शायद वह उसको साक्षात्कार के लिए जाने ही ना दे। आगे जो होगा देखा जाएगा। ऐसा सोचकर सचिन ने अपनी सरिता के साथ देना ही ठीक समझा था। और फिर शादी से पहले भी तो उसने यही सोचा था। दिन गुजरते गए और सचिन के मशवरे पर ही सरिता मुंबई में मिले नौकरी के ऑफर को छोड़
सिविल सर्विस के साक्षात्कार की तैयारी करने में जुट गई है। उसने अपने माता पिता को भी इस चयन के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसका साक्षात्कार दिल्ली में ही था। अपने घर वालों को बिना कुछ बताए सचिन सरिता को साक्षात्कार दिलवाने दिल्ली ले गया। साक्षात्कार बहुत अच्छा रहा। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका अंतिम रूप में चयन हो जाएगा। अब बस उसे इंतजार था अंतिम रिजल्ट का। बिना किसी को बताए, बिना किसी से मिले, यूँ अपने ही शहर से लौट जाना सरिता को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन सचिन ने उसे एक बार फिर से समझाया कि अभी ये थोड़ी सी उदासी बाद में एक बहुत बड़ी खुशी में बदल जाएगी, तो शायद उसे इतना बुरा ना लगे। के अनुसार साक्षात्कार के बाद दोनों वापस हैदराबाद लौट आए थे। 2.5 महीने बाद एक दिन अचानक सचिन के मोबाइल पर उसके पिताजी का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, बहू को लेकर जल्दी से जल्दी घर आ जाओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैसेज पढ़ते ही सचिन ने अपने पिताजी को तुरंत कॉल किया, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने फिर अपनी माँ को कॉल किया, लेकिन उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। लाइन पर भी कॉल नहीं लग रहा था। न जाने क्या बात हुई थी। हैरान परेशान उसने सबसे पहले सरिता को कॉल किया और सारी बात बताई। सरिता ने उसे जल्दी से दिल्ली का टिकट बुक करने के लिए कहा और दोनों अगले ही फ्लाइट से दिल्ली के लिए निकल गए। पूरे रास्ते सचिन और सरिता के मन में कई तरह के ख्याल आते रहे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को दिलासा देते रहे। घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही जब सचिन के पिताजी ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने माता पिता को स्वस्थ पाकर दोनों की जान में जान लौट आई। इससे पहले कि वे दोनों कुछ कह पाते, सचिन के पिताजी ने कहा, आइए आइए लाड साहब, अब तो आप कितने बड़े हो गए हैं कि घर के पास से होकर के गुजर जाते हैं, लेकिन घर आने का समय ही नहीं मिल पाता है आपको। तुम दोनों दिल्ली आकर चले गए और हमें पता भी नहीं चला, और आज न्यूज़पेपर में खबर पड़ी तभी तुम्हें फ़ोन किया था। सचिन और सरिता दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि न्यूज़पेपर में आखिर ऐसा क्या है। तभी सरिता को याद आया। उसने दौड़कर अखबार अपने हाथ में लिया। अभी वह कुछ कह पाती इससे पहले ही उसकी सास ने उसके पास आकर तंज कसते हुए कहा, हाँ बेटा, फिक्र मत करो, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, तुमने टॉप किया है और अखबार में फ़ोटो भी आ गई है। सुबह से कई रिश्तेदारों के फ़ोन भी आ चुके हैं। मुझे तो लोगों ने कलेक्टर साहिबा की सास भी बना दिया। क्यों सचिन बेटा, ये सब क्या है? क्या तुम्हारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता था हमें सब कुछ बताने का? माँ, पिताजी, मैं और सरिता इस बारे में आपसे बात करने ही वाले थे। हमने सोचा पहले रिजल्ट आ जाए फिर बताएंगे। खैर, देर से ही सही, अब आपको पता तो चल ही गया है ना। अब आप लोग तो खुश हैं। माँ ने एक बार फिर तंज भरा तीर छेड़ते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा, हम तो बहुत खुश हैं। अब बहू ऑफिस जाएगी, बेटे से भी बड़ा रुतबा पाएगी। बेटा तो अब घर में काम करने की भी सोचेगा, तो हम खुश क्यों नहीं रहेंगे? ऐसा क्यों कह रही है माँ? क्या आप अपनी छोटी के लिए भी ऐसा नहीं चाहती कि वह भी पढ़ लिख कर कोई सरकारी ओहदा पाए? क्या छोटी की तरह सरिता आपकी बेटी नहीं है? आपको तो खुश होना चाहिए। उसने आपका एक सपना पूरा किया है। और फिर आप दोनों ही तो हमेशा उसे कहते थे कि आपको एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए। सचिन ने अपनी माँ से पूछा, हाँ, हमने कहा था कि हमें एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि तुम जोरों की गुलाम बन जाओ। इसी ने कहा होगा ना तुम्हें कि इस बारे में हमें कुछ न बताए, और तुमने भी इसकी बात बड़ी आसानी से मान ली होगी। तुम लोग अगर ये सब कुछ हमें पहले बता कर करती तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता। हमसे छुपाने का क्या मतलब था? और इसकी नौकरी ज्वाइन करने का मतलब भी समझ रहे हो तुम। तुमसे ज़्यादा बड़ा ओहदा मिल जाएगा इसे। कैसा लगेगा एक पत्नी अपने पति से बड़े रुतबे पर? पैसे भी हमें तो बहू चाहिए थी, कलेक्टर नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बीबी ने परीक्षा दी है, पास भी हो गई है।
अब ज्वाइन करने का विचार इसके दिमाग से निकलवा दो। तुम हैदराबाद में और ये दिल्ली में, अगर ऐसे ही रहना है तो गृहस्थी कैसे चलेगी? अब ये बात मत कह देना कि इसके पीछे पीछे तुम भी दिल्ली आ जाओगी अपनी नौकरी छोड़कर। उसे क्या बदल जाएगा? ये तो घर के बाहर जाएगी ही ना नौकरी करने। सचिन आगे बढ़कर अपनी माँ का जवाब देना चाहता था, लेकिन सरिता ने उसे रोक दिया। बल्कि वह खुद आगे बढ़कर अपनी सास के पांव छूकर कहने लगी, माँ, सबसे पहले तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाना चाहती थी। सिविल सर्विसेज की चयनित होना मेरा बचपन का सपना था, जो आज पूरा हो गया है। अब मुझे आगे और कुछ नहीं चाहिए। चयन होने के बाद मैं नौकरी ज्वाइन करूं या ना करूं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप नहीं चाहती तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। अभी सचिन की छोटी बहन रागनी, उसे प्यार से सब लोग छोटी बुलाते थे, कॉलेज से घर आ गई। अपने भैया भाभी को अचानक देख उसने पूछा, भैया भाभी आप लोग कब आए और क्या बात है, सब इतने सीरियस मूड पे क्यों लग रहे हैं? रागनी को देख माँ ने कहा, कुछ नहीं रागनी, हम बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ। माँ, आखिर ही हुआ क्या है? अब ऐसा क्यों कह रही हैं? रागनी ने घबराते हुए पूछा। कोई बात नहीं है, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। माँ के ऐसे बर्ताव से सचिन को बहुत अचरज हो रहा था, साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माँ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। उसने उन्हें और देखा। क्यों माँ, रागनी को भी यहीं पर रहने दीजिए और देखने दीजिए उसे भी अपनी माँ का ये दौरा रुख, अपनी माँ की ये दौरी मानसिकता। आप तो कभी ऐसा ना थी ना माँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आप ऐसा क्यों कर रही हैं। एक तरफ तो आप रागनी के लिए लाखों सपने देख रही हैं, अगर वही सपना सरिता ने पूरा किया है तो आप क्यों खुश नहीं हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो आपकी बेटी नहीं है, आपकी बहू है? जिनके मुंह से वह कड़वी बात सुनकर एक पल के लिए उसकी माँ निशब्द सी हो गई। उन्होंने एक नज़र अपनी बेटी रागनी को देखा और दूसरी तरफ सरिता को। उस समय रागनी ने अपने सामने टेबल पर पड़े अखबार में अपनी भाभी का फोटो देखा। देखते ही उसने हाथ में ले लिया और अखबार पढ़ना शुरू किया। क्या भाभी, आपने पीसीएस की परीक्षा में टॉप किया है? अरे वाह, ये तो कितनी खुशी की बात है। तो क्या ये सारा बखेड़ा इस खबर को लेकर के खड़ा हुआ है? पर क्यों माँ, आप लोगों को तो भाभी पर गर्व करना चाहिए। मुझे तो सचमुच बहुत खुशी हुई है। एक बात बताइए माँ, पिताजी, अगर भाभी की जगह आज अखबार में मेरी फोटो छपी होती तो क्या तब भी आप लोगों का यही रिएक्शन होता? नहीं ना, तो फिर क्यों आप लोग घर का माहौल खराब करने पर तुले हुए हो? पिताजी, जो काफ़ी देर से खामोशी सबकी बातें सुन रहे थे, कहने लगे, रागनी, सचिन, तुम लोग अपनी माँ को समझ नहीं रहे हो। आज सुबह से कई लोगों की तंज सुन चुकी हूँ, वे और इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। किसी ने कहा बहुत बड़ी सरकारी अफसर बन गई है तो बेटे को मामूली नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। तो किसी ने कहा कलेक्टर की सास बनने के बाद हमें भूल न जाना, माँ है वे उसके बेटे को कोई नीचा दिखाए, ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए आगे कहा, सुनो जी, बच्चों की बात भी उनकी जगह सही है। हमें बेटी और बहू में फ़र्क नहीं करना चाहिए कि हम सिर्फ नाम के लिए पढ़ी लिखी बहू को अपने घर से ब्याहना चाहते हैं कि उसका बाहर जाकर नौकरी करना हमें पसंद नहीं है। ये बात अगर हमारी बेटी पर आती तो क्यों हमारी सोच एकदम से विपरीत हो जाती है। ये बात तो सोचने वाली बात है ना। हम अपनी ये दोहरी मानसिकता हमें बदलने की आवश्यकता है। क्यों ना इसकी शुरुआत हम अपने ही घर से करें। उन्होंने पलटकर सरिता की ओर देखा और कहा, बहू, तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही तुम्हें सच्चे मन से आश्वस्त भी करता हूँ कि तुम ये नौकरी ज़रूर करोगी।
हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक कलेक्टर साहिबा का ससुर कहलाना मेरे लिए गर्व की बात होगी। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। क्यों मालती, मैं सही कह रहा हूँ ना? अपने बेटे सचिन और अपनी बेटी रागनी और अपने पति की कही सारी बातों पर गौर करने के बाद मालती जी को अपनी ही सोच पर शर्म आने लगी थी। उन्होंने अपनी बहू के पास जाकर कहा, सईदा बेटी, क्या अपनी इस माँ को अब शब्दों के लिए माफ करोगी जो भी कुछ देर पहले मैंने कहे थे? माँ, आप ही कैसी बातें करती हैं? ऐसा मत कहिए, बल्कि मैं तो आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, सईदा ने कहा। दूसरे ही पल माँ ने उसकी बात सुन उसे गले लगा लिया। तभी रागनी ने खुशी से झूमते हुए कहा, चलो चलो सब लोग रेडी हो जाओ, मेरी भाभी ने पीसीएस में टॉप किया है, सेलिब्रेशन तो बनता है। आज हम सब मिल करके बाहर खाना खाने जाएंगे। क्यों, कैसा लगा प्लान हमारी भाभी? उसके बाद बातें सुनकर सब लोगों के चेहरे खिल उठे। थोड़ी देर बाद बाहर जाने के लिए जब सरिता अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो सचिन ने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया और कहा, सुनो, फिर कभी मत कहना कि तुम्हें इस नौकरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है और पड़ना भी चाहिए। तुम इस परीक्षा में केवल चयनित नहीं हुई हो, तुमने टॉप किया है। आगे जो कुछ भी नौकरी, पद, प्रतिष्ठा तुम्हें मिलेगा, तुम उसकी हकदार हो। अपने पति की बात सुन सरिता ने उसे चूमते हुए कहा, ओ सचिन, तुम नहीं जानते, तुम्हें पाना मेरे लिए इन सब बातों को पाने से भी बढ़कर है। तुम ना होती तो मैं शायद यहाँ तक का सफ़र कभी भी पूरा ना कर पाती। तुम्हारी उस एक अनुमति ने मेरे सारे सपने सच कर दिए। मैं अनुमति देने वाला कौन होता हूँ? आखिर एक लड़की को अपने सपने पूरे करने के लिए अनुमति की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? पुरुषों ने आज तक किसी से कोई अनुमति नहीं ली। हम केवल स्त्री पुरुष समानता की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन असल में इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। लोगों के नज़रिए को बदलना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आज माँ पिताजी का नज़रिया बदला है, ऐसी बदलाव की ज़रूरत हमारे समाज को भी है। तभी तो फिर इस समाज की दूसरी सरिता अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। कल जब तुम समाज में बदलाव लाने जितनी सख्त हो जाओ तो इस बात पर ज़रूर ध्यान देना। तुम साथ दोगे तो ऐसा बदलाव ज़रूर आएगा। सचिन इतना कहकर सरिता ने अपने जीवन साथी को गले लगा लिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।